किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान परिदृश्य में अभी हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे काम हैं। जी हाँ, रबी फसल की कटाई के उपरांत हमारे किसान भाइयों को इतने सारे काम होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन इन कामों में कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में हमें हमारी खेती में अभी हमारी फसल कटाई करना है, फिर नरवाई प्रबंधन करना है, और उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना है। और पोषक तत्व कैसे देना है, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। जी हाँ, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में हम केचुआ खाद का महत्व आज समझेंगे, और इस टॉपिक को, इस विषय को विस्तार से जानेंगे डॉक्टर अमर बहादुर सिंह जी के साथ में, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं एवं विभाग अध्यक्ष हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल से। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कि जैविक खेती में हम लोग जो है पोषण प्रबंधन करने के लिए कई खादों का कैसे प्रयोग करते हैं, खासकर केचुआ खाद को हमको कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो केचुआ खाद जैसे हमने नाम बताया, मुर्गी खाद बताया, गोबर खाद बताया, नाडेप कंपोस्ट बताया, बायोगैस स्लरी बताया, और हरी खाद हम पोषण प्रबंधन में करते हैं। आज मैं यहाँ पे आपको केचुआ खाद कैसे बनाते हैं और कैसे बनाना चाहिए, उसमें कैसे कौन कौन से केचुए को प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि देखिए, आपको यहाँ पे जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करे हुए, जो फसल अवशेष है, गोबर है, उन दोनों चीज़ों को हम 1:1 के रेशियो में, कहने का मतलब 1 भाग गोबर 1 भाग फसल अवशेष को मिलाकर हम लोग गड्ढे में भर देते हैं। गड्ढे में भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको जो है 25 दिन के लिए, 20-25 दिन के लिए गड्ढे में छोड़ देते हैं। गड्ढे में छोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से हल्का सा पानी का छिड़काव कर देते हैं। और छिड़काव करने का मकसद ये है कि हमारा जो गोबर है, फसल अवशेष है, उसको एक बार मिक्स करने पे, नमी डालने पे एक उसमें गर्मी पैदा होती है। और वो गर्मी जब पैदा होती है तो हमारे अगर ताज़े गोबर और फसल अवशेष में केचुआ आप डालेंगे तो किसान भाइयों, हमारा केचुआ मर जाता है। इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20 से 25 दिन हम ये प्रक्रिया करके छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे जो केचुआ खाद बनाने जा रहे हैं उसका तापक्रम कितना है। तो हमारा तापक्रम जो उसमें हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखते हैं, कहते हैं 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए, और नमी की मात्रा 50 से 60% रखना चाहिए। ये हम लोगों का इसमें खास कर केचुआ खाद बनाने की 2 बातें हैं। और एक खास बात इसमें जो ध्यान देने की होती है, केचुआ खाद जब भी आप बनाएं उसको छाया देना चाहिए। तो देखिए, आप ये यहाँ सेट में जो हम केचुआ खाद आप बनाते हुए दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ सेट बना हुआ है। तो 3 बातें इसमें मुख्य रूप से, एक तो छाया केचुआ खाद बनाने के लिए होना चाहिए, दूसरी बात उसमें नमी 50 से 60%, तीसरी बात उसमें 28 से 32% होना चाहिए। किसान भाई, अगर इन 3 बातों को आप लोग ध्यान में रखते हैं तो कोई भी किसान कहीं भी किसी तरह से कोई भी खाद, केचुआ खाद किसी भी चीज़ का बना सकता है, बशर्ते उसमें पत्थर ना हो, लोहा ना हो, प्लास्टिक ना हो। इस सब चीज़ों के अलावा केचुआ हमारा, जो हमारा किसानों का मित्र कहलाता है, इन सब चीज़ों को खा के अच्छी खाद बना सकता है। किसान भाइयों, कई हमारे किसान जो चर्चा के दौरान आप क्वेश्चन भी करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या साहब, बारिश में जो केचुआ मिलता है उससे हम केचुआ खाद बना सकते हैं? तो आपको मन से ये भ्रम निकाल देना चाहिए। उन केचुओं के माध्यम से हम केचुआ खाद नहीं बना सकते, क्योंकि वो केचुआ केवल मिट्टी को खाने पसंद करते, और बारिश के समय आपने देखा होगा, जैसे 1-2 बारिश होती वो केचुआ घूमने लगते। तीसरे केचुए आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोगों के ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ, कि ज़मीन के नीचे वो मिट्टी खाने की तलाश में नीचे चले जाते हैं। लेकिन जो हाँ वर्मी कंपोस्ट की बात हम यहाँ जो कर रहे हैं, हमारे वही केचुए खाद बनाने में काम आते हैं, ना वो जो मिट्टी में जाते हों और ना मिट्टी खाते हों। इनको हाइब्रिड केचुआ कहलाते हैं। और ये ऑर्गेनिक, इंग्लिश में बोला जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर लविंग, जो कार्बनिक पदार्थों को खा करके केचुआ खाद बनाते हैं। तो ये केचुए ना मिट्टी में जाते हैं, ना मिट्टी खाते हैं, केवल कार्बनिक पदार्थों को खा करके केचुआ खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट को हम लोग कहते हैं ऐसी खाद जो केचुआ के द्वारा बनाई जाती है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये 3-4 बातें तो आपको बता दिए।
अब आपको जानना है कि जब हम कोई भी गोबर या और फसल अवशेष को मिक्स करके 20-25 दिन के लिए छोड़ते हैं, तो आपको ये देखना है कि उसमें केचुआ कितना डालते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग कहते हैं कि आधा किलो केचुआ हमको जो है 1 कुंटल मटीरियल में, जो अधसड़ा मटीरियल है उसमें डालते हैं। 1 कुंटल में आधा किलो केचुआ कैसे डालते हैं? आप जो ढेर या हीप बनाए हैं उसके ऊपर छोटी छोटी नालियाँ बना करके उन केचुओं को डाल दिया जाता है, और वो केचुओं को डालने के बाद हम उसको ऊपर से एक हल्की उससे ढक करके, और आपको कई बार हम किसानों को बताते हैं कि जो आपकी फटी पुरानी बोरियां हैं उन बोरियों को, वह जूट की बोरियां, उनको बोरियों से ढक दिया जाता है, और ढकने के बाद हम उसमें जो है ऊपर से पानी का छिड़काव कर देते हैं, और छिड़काव करने के बाद हम उसमें हल्का सा ढकने के बाद और छिड़काव करने के बाद, और उसके बाद जो है हम उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम लोगों को ये देखते हैं कि कैसे किसान हमारा समझे कि हमारी केचुआ खाद बनने के लिए तैयार हो गई। तो आप किसान भाइयों देखिएगा, आप 15-20 दिन के बाद जब जाएंगे तो आप देखेंगे, जो यहाँ पे देखिए जैसे हम चाय की पत्ती जैसे हमारी खाद बनी हुई है, ऐसे उस पीट या ढेर के ऊपर आपको चाय पत्ती जैसी खाद बनी आपको दिखाई देगी। और जब आप इस तरह से आपको दिखाई दे तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि हमारे पीट या ढेर में वर्मी कंपोस्ट बनना तैयार हुआ। और दूसरी बात किसान भाइयों, कई बार हमारे किसान कहते हैं कि साहब केचुआ, जैसे आपने बताया कि एक ज़मीन पे रहते हैं और ऊपर कौन से केचुए लाएं, तो किसान भाइयों आप ध्यान रखें कि आप यहाँ पे देखें कि हमने आपको ये समझने के लिए 2-3 तरह के केचुए दिखिए आपको देखें। तो हमारे यहाँ तो 3-4 प्रजातियाँ हैं जैसे जिनको हम खाद बनाने के लिए करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ केचुए हमारे हैं, तो इन प्रजातियों को हम केचुआ जैसे ले आ करके, जब हम उनको, इसको आइसिनिया फिडिडा कहते हैं, यूड्रस यूनिया कहते हैं, फेरियनेसिस वेटस कहते हैं, तो इसमें 4-5 स्पीसीज की प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों को हम क्यों ज़्यादा चुनाव करते हैं? हम लोगों ने एक शोध काम किया जिसमें ये देखा गया कि 4-5 प्रजातियां ऐसी केचुए की हैं जो खाद बनाने में काफ़ी अच्छी अपना योगदान देती हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को खा करके केचुआ मतलब खाद में परिवर्तित करते हैं। तो इन्हीं प्रजातियों को हम उसको ज़्यादा चुनाव करते हैं, और किसानों के बीच में भी यही हम कहते हैं कि भैया इन प्रजातियों को सिलेक्शन करके या उसका उपयोग करके उनका जो है उपयोग करें, जिससे हमारा केचुआ खाद जल्दी बन के। किसान भाइयों आज देखिए हमारे देश में जहाँ पे जैविक खेती की बात हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, और समन्वित खेती की बात हो रही है, किसान भाइयों आज हम आपको जो है किसानों की लागत को भी कम करने के लिए, तो अगर कम करने की बात करते हैं तो केचुआ खाद एक तरह का ऐसा साधन है जहाँ पे आपके जो रसायन खाद के जो इनपुट की बात जहाँ करते हैं उसको भी हम उसकी लागत को कम कर सकते हैं, और इन खादों को बिना कम लागत की हम तकनीक बताते हैं, जहाँ पे हमारा किसान भाइयों जो भी फसल अवशेष या गोबर है इन चीज़ों को अपने संसाधनों को प्रयोग करके, अगर हमारा किसान भाई इन चीज़ों को प्रयोग करके केचुआ खाद का प्रयोग करे, केचुआ खाद का जो है करके अपने खेत में डाले, तो किसान भाइयों आप ध्यान रखें कि एक तो आपको रसायन पे जो आप लोग जो है भाग दौड़ कर रहे हैं, जो अपनी लागत को बढ़ाने के लिए डीएपी, यूरिया, एसएसपी पे करते हैं, एक तो आपकी उस पर निर्भरता कम हो जाएगी, और हमारा किसान भाई इन्हीं संसाधनों को उपयोग करके जैविक खेती के तरीकों को अपना करके एक अच्छी खेती। मैं कई किसान भाइयों को ये भी बताता हूँ कि आप हमारा, अगर कोई किसान भाई हम कहते हैं कि जैविक खेती नहीं भी करना चाहता है, लेकिन मैं किसान भाइयों को यहाँ आज यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा किसान भाई इन तकनीक को अगर प्रयोग करके हमारा किसान करता है, जो उसकी पूरी लागत हम लोग जो यहाँ पे खर्च कर रहे हैं 3 या 4 रुपए आती है। तो अब आप देखो जहाँ यूरिया, डीएपी इतनी महंगी केमिकल है, जिनको हम, और एक बात और किसान भाइयों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा पौधों को 17 पोषक तत्व ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा किसान भाई केवल 3-4 पोषक तत्वों देता है, जिसमें डीएपी, एनपीके की बात हम सीधा कर लें। लेकिन जैविक खाद, जो खासकर केचुआ खाद की बात हम जब कर रहे हैं, तो केचुआ खाद में हमारे वो सभी पोषक तत्व उन पौधों को मिल जाते हैं जो हमारे पौधों को चाहिए, और उन पौधों के माध्यम से हमारे जो भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य भी बढ़ता है। और आज जो हमारे पूरे देश में, क्या वर्ल्ड में ये चिंता है, जो हम देश में यही कहते हैं
कि मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं। मृदा स्वास्थ्य के लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर इन चीज़ों को आप करेंगे तो आपका निश्चित ही मृदा स्वास्थ्य भी सुधार होगा और मृदा स्वास्थ्य के साथ साथ आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। और उत्पादन जो अच्छा होगा तो आपका उत्पाद जो कहते हैं कि अगर जैविक खेती या इन खादों को प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपका उत्पाद भी अच्छा होगा और उत्पाद अच्छा होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये हमारा सोचना है और वैज्ञानिकों का ये शोध कार्य चल रहा है। जो ये हमारा एक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जिसमें हम वैज्ञानिकों किसानों को ये शोध कार्य को किसानों के बीच में ले जाते हैं। और यही हम कहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को आगे आना होगा इन जैविक खादों को बनाने के लिए, जो कम लागत से हमारे किसानों का हमको ये मैसेज देना है कि कम लागत से कैसे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो और खेती को एक लाभदायक धंधा बनाएं और इन चीज़ों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारा लाभ कमाए। तो किसान भाइयों, मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है कि ये तकनीक को अपना करके जैविक खेती और केचुआ खाद उत्पादन तकनीक को आप लोग अपनाएं और आप आने वाले भविष्य में आप इस उत्पादन का भी देखें, मृदा स्वास्थ्य पे भी अपने असर को देखें और आपके स्वास्थ्य पे भी असर इसका क्या होगा इसका महसूस आपको तुरंत हो जाएगा। और इस चीज़ को आप लोग बार बार अपनाएं। बार बार अगर आपको इसको बारे में ज्ञान भी कभी लेना हो तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में इस टाइप का शोध कार्य कर चला, वो आप लोग कभी भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना किस तरीके से केचुआ खाद का हमारी खेती में महत्व है और केचुआ खाद से हम किस प्रकार अतिरिक्त आय भी ले सकते हैं और हमारी मिट्टी को भी बचा सकते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां हमने इस बाइट में जानी और अब फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले किस तरीके से हमारे पोषक तत्वों का हमें ध्यान रखना है और केचुआ खाद कैसे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब इसके बाद हम जानेंगे मिट्टी के बारे में। जी हाँ, मिट्टी परीक्षण का महत्व। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारे किसान भाई मिट्टी परीक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा अब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कैसे हम इसका महत्व समझें, कैसे हमें मिट्टी परीक्षण करना चाहिए और क्या कुछ हमें मिट्टी परीक्षण के उपरांत देखने को मिलेगा, विस्तार से जानेंगे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के साथ, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल से ही। आइए जानते हैं विषय को विस्तार से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक मृदा विज्ञान संस्थान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में कार्यरत हूँ। प्यारे किसान भाइयों, मैं आज आपको मिट्टी परीक्षण के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मिट्टी परीक्षण आखिर क्यों करना आवश्यक है? जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी लोगों को अपने आप को भी सस्टेन जिंदा रखने के लिए भोजन करने की आवश्यकता होती है। उसी तरह जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। मित्रों, ये जो भोजन है कि हमारे पेड़ पौधे ये फोटोसिंथेसिस की एक क्रिया होती है उसके द्वारा बनाते हैं, लेकिन इस भोजन को बनाने में हमारे पेड़ पौधों को बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है,
जो कि हमको मिट्टी ही प्रदान करती है या मिट्टी में हमको उसको आवश्यक रूप से बाहर से डालना पड़ता है। तो ये बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने तो जानते हैं कि यूरिया आप लोग अप्लाई करते हैं, तो यूरिया जो है एक फर्टिलाइज़र है जिससे कि हमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप लोग डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस प्राप्त होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश एक खाद है जिससे कि पोटेशियम प्राप्त होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनकी कि पौधों को आवश्यकता होती है। अब ये पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनको मुख्य पोषक तत्व बोलते हैं, इनको मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र के रूप में दिए जाते हैं और इनकी काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको द्वितीयक पोषक तत्व बोलते हैं। और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज। तो ये सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमें एक अच्छी खुराक पौधों को प्रदान करने के लिए। अब ये पोषक तत्व सारे आखिर हम लोग डालेंगे कैसे, आपने ये सोचा है? तो उसी के लिए हमको मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण करने के उपरांत ही हमें ये पता चल पाता है कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है जिनको कि हमें बाहर से खाद के रूप में डालने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो हम लोग खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी, एमओपी, इन सभी खादों पे हमारी जो भारत सरकार है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र सब्सिडी देती है। यानी आप लोग जितने पैसे में खाद खरीदते हैं उससे कहीं ज़्यादा महंगी वो खाद होती है। तो ये इस खाद का अगर हम लोग सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी सरकार पे भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर खादें जो हैं ये हम लोग आयात करते हैं। तो इसीलिए हमें सही मात्रा में खाद डालनी चाहिए। तो सही मात्रा में खाद डालने के लिए भी किसान भाइयों हमें मिट्टी परीक्षण करना ज़रूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि मिट्टी परीक्षण को कब करें, उसका नमूना कैसे लिया जाए और कब लिया जाए। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो हमारा अप्रैल का महीना चल रहा है ये हमारा मिट्टी का नमूना लेने के लिए एक बड़ा ही उपयुक्त समय है। मिट्टी का नमूना हमें तब लेना चाहिए जबकि हमारी जो क्रॉप है या जो फसल है उसकी कटाई हो गई हो और हमने कोई भी उसमें ऊपर की खाद मतलब नई खाद न डाली हो खेत में। तो ये जैसे अप्रैल का महीना है, आप जानते हैं कि गेहूं की कटाई लगभग हो ही गई है। तो अब इसके बाद अपने पास 30, 40, 50 दिनों का समय होता है कि हम लोग इस समय में खेतों से मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि मिट्टी का नमूना जब भी आप लें, आप एक निश्चित समय पे ही लें। जैसे अगर आपने मान लीजिए अप्रैल के महीने में मिट्टी का नमूना इस बार लिया है, तो इसके 1-2 साल के बाद जब आप दोबारा अपने खेत में मिट्टी की जांच कराएं तो उस समय भी आप अप्रैल के महीने में ही मिट्टी का नमूना लें। और ज़्यादा देर न करें मिट्टी का नमूना लेने के लिए, क्योंकि अगर मई जून तक आपने, जून में तो पानी भी बरस जाता है, तो मई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसलिए बेस्ट जो समय है, जो सबसे उपयुक्त समय है, वो है अप्रैल का महीना, जिसमें हम लोग को मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपने जाना मिट्टी परीक्षण का महत्व और केचुआ खाद का महत्व इन दोनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा है हमारी खेती में। इन आपने वीडियो के माध्यम से जाना है। और अब हम चलते हैं खबरें खेती की ओर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि की सबसे बड़ी खबरों पर। फार्मगेट ऐप के लिए अवार्ड, सिंचाई रकबा बढ़ाने के प्रयास, मछुआ क्रेडिट कार्ड शिविर, उपार्जन समय सीमा बढ़ी, रिवर्सिबल प्लाऊ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को फार्मगेट ऐप के लिए अवार्ड मिलने पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल और कृषि विभाग को शुभकामनाएं दी। मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री चौहान को कृषि मंत्री श्री पटेल और एमडी मंडी बोर्ड श्रीमती जीवी रश्मि ने दिल्ली में मिला अवार्ड सौंपा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य सरकारों की प्रोजेक्ट कैटेगरी में फार्मगेट ऐप के लिए CSI SIG ई गवर्नेंस
अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। यह ऐप एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है। इसे किसान अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर सकता है। इससे किसान अपनी मर्जी अनुसार अपनी उपज को अपने घर, खलिहान, गोदाम से विक्रय करने में सक्षम हुआ है। किसानों को अपनी उपज मंडी में लाकर विक्रय करने के साथ साथ अपने घर बैठे अपनी उपज अपने दाम पर विक्रय की आजादी मिली है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का इकलौता राज्य है। उक्त प्रणाली को भारत सरकार द्वारा बहुत सराहा गया है। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में संचालित MP फार्मगेट ऐप प्रदेश की 8 मंडियों भोपाल, हरदा, इंदौर, देवास, गुना, सागर, जबलपुर एवं सतना में 1 अगस्त 2022 से पायलट के रूप में एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। साथ ही दिनांक 27 सितंबर 2022 से उज्जैन मंडी को पायलट योजना में शामिल किया गया है। MP फार्मगेट ऐप का मध्य प्रदेश की समस्त 259 कृषि उपज मंडी समितियों में संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की मंत्रालय में हुई 119वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में 1011 करोड़ रुपए की बहोरी बंद और 720 करोड़ की शहीद इलाप सिंह उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। बहोरी बंद परियोजना से कटनी जिले के 151 गांव में 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शहीद इलाप सिंह परियोजना से हरदा जिले के 118 गांव के 26,890 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मछुआरों की सर्वांगीण उन्नति के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें समय पर दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पात्र मछुआ भाइयों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जाएं। मंत्री श्री सिलावट ने निवास कार्यालय में विभागीय समीक्षा की। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और मंशा अनुसार मत्स्य विभाग सराहनीय कार्य कर रहा है। आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहें। उन्होंने विभागीय योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति के लिए अधिकारियों को मछुआ सोसाइटी से संपर्क करने और मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश दिए। गर्मी के सीजन में मोल्ड बोर्ड रिवर्सिबल प्लाऊ यंत्र से 12 से 15 इंच गहरी जुताई की जाती है, जिससे खेत में खरपतवार एवं हानिकारक कीट इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। खेत में नाली नहीं बनने से खेत समतल रहता है तथा गहरी जुताई से जमीन में जल धारण शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो किसान भाइयों, आज हमने हमारे विषयों को जाना। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं हमारी खेती में, मिट्टी परीक्षण और केंचुआ खाद, दोनों ही जो परिदृश्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं वर्तमान खेती को देखते हुए, क्योंकि अभी जो हमारे रासायनिक तरीके से खेती हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को, मिट्टी स्वास्थ्य को जो नुकसान हो रहा है, उससे उबरने के लिए ये जो विषय है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।